हेलो एवरीवन, वेलकम टू केली स्टडीज। आज है 24 जुलाई और आज की डेट में हम 2 दिनों की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के सेशन में जो टॉपिक्स हैं वो हैं पोषण ट्रैकर ऐप। देन हम देखेंगे प्रोटो स्टार, ये टर्म काफी चर्चा में रहा है। इसके साथ ही हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म के बारे में। देन हम देखेंगे हाल ही में आयोजित फोर्थ बिम्स्टिक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज के बारे में। देन हम देखेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के बारे में। देन इंटरनेशनल मून डे के बारे में देखेंगे। ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 के बारे में देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही रशिया की जो S-400 मिसाइल सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के बारे में। 2025 में आयोजित सिम्बेक्स एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पोषण ट्रैकर ऐप वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पोषण ट्रैकर ऐप जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी workers are facing difficulties in registering beneficiaries on the Poshan Tracker app due to technical glitches and poor internet connectivity. This app was launched on 1st of March 2021 by the Ministry of Women and Child Development under Government of India, and it was developed by the National E-Governance Division. पोषण ट्रैकर ऐप जो है ये एक मोबाइल बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर आंगनवाड़ी सेंटर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड इनरोल्ड बेनिफिशियरीज। इट सपोर्ट्स द पोषण अभियान मिशन टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन सर्विसेज एंड फाइट malnutrition. क्योंकि अभी लोग इसके रजिस्ट्रेशन में काफी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, इस वजह से ये काफी चर्चा में रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is a protostar that was recently seen in the news? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में समाचारों में देखा गया ये जो टर्म है प्रोटोस्टार, ये क्या? आपके ऑप्शंस हैं एन अर्ली स्टेज इन स्टार फॉर्मेशन, सेकंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट ऑर्बिटिंग अ प्लैनेट, थर्ड अ फुली फॉर्म्ड स्टार या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा ये जो टर्म है प्रोटोस्टार, ये क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक अर्ली स्टेज है स्टार फॉर्मेशन की। आप देख सकते हैं रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम recently detected circularly polarized radio emission near a young protostar about 4,500 light years away. A protostar is the earliest stage in the star formation formed from a collapsing giant molecular cloud in the interstellar medium. As the cloud collapses, gravitational energy turns into heat, warming the forming protostar.
So the protostar stage lasts over 1 lakh to 10 million years depending on the star's mass, and it begins with a dense molecular cloud core and ends with a pre-main sequence star. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Trade Connect e-platform is an initiative of which ministry? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म जो है ये किस मंत्रालय की पहल है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। आप देख सकते हैं The Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry recently promoted the Trade Connect e-platform at 2 major business-to-business trade exhibitions. So Trade Connect e-platform is a digital initiative of Directorate General of Foreign Trade under Ministry of Commerce and Industry. So it aims to transform international trade for Indian exporters, especially micro, small and medium enterprises. So it acts as a one-stop hub for international trade-related services and information, and it connects exporters, MSMEs, and entrepreneurs with Indian missions abroad, export promotion councils, and other government agencies. So आप ध्यान रखेंगे ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव जो है ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country virtually hosted the 4th BIMSTEC disaster management exercise? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 की वर्चुअल मेजबानी की है? आपके ऑप्शंस हैं थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया या फिर बांग्लादेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये वर्चुअली होस्ट किया है इंडिया ने। आप देख सकते हैं India virtually hosted the 4th BIMSTEC disaster management exercise from 14th and 15th of July 2025 as confirmed by the Ministry of External Affairs. So it was conducted by the National Disaster Management Authority of India as a tabletop exercise. Disaster management professionals from all BIMSTEC member states participated. So the exercise focused on improving regional preparedness for cyclones and floods, and the exercise aimed to strengthen cooperation in disaster preparedness, response, and resilience across the Bay of Bengal region. So BIMSTEC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
And BIMSTEC is an international organization of 7 South Asian and Southeast Asian nations housing 1.73 billion people and having a combined gross domestic product या GDP of $5.2 trillion as of 2023. बिम्स्टेक मेंबर स्टेट्स की बात करें तो ये मेंबर स्टेट्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका, बांग्लादेश में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the Indian Council of Agricultural Research. So यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ICAR was established post independence as a statutory body under an act of parliament to guide agricultural research. And second, it functions as the apex body for coordinating, guiding, and managing research and education in agriculture and its allied sciences across India. Third statement है the Union Minister of Agriculture serves as the ex officio president of the ICAR. And fourth, one of its key functions includes technology transfer and extension services acting as a knowledge repository for farmers. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर केवल 3 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं ICAR was founded on 16th of July 1929 as the Imperial Council of Agricultural Research during the British colonial period, not post-independence. Furthermore, it is an autonomous body registered under the Societies Registration Act 1860, not a statutory body created by an act of parliament. So ICAR's role as the apex body is responsible for the coordination of research and education in a wide range of fields, including agriculture, fisheries, animal husbandry, and agroforestry on a national scale. So the governance structure of ICAR specifies that the Union Minister for Agriculture is the ex officio president of the council. And beyond research, ICAR has a significant mandate for extension services. It acts as a central knowledge hub to ensure that the technologies and practices developed in laboratories reach the farmers through various outreach programs, publications and collaborations. So आपने देखा कि ICAR जो है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है and it reports to the Department of Agricultural Research and Education under the Ministry of Agriculture. और इसका मोटो है एग्री सर्च विद अ ह्यूमन टच। वर्तमान समय में ICAR के डायरेक्टर हैं मंगीलाल जट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल मून डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट ईच ईयर। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है
अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 18th ऑफ जुलाई, 19th ऑफ जुलाई, 20th ऑफ जुलाई या फिर 21st ऑफ जुलाई। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये सेलिब्रेट किया जाता है 20th ऑफ जुलाई को। आप देख सकते हैं International Moon Day is celebrated annually on 20th of July, declared by the United Nations General Assembly in 2021 by Resolution 76 by 76. So it commemorates the first human moon landing by Apollo 11 in 1969, and the first celebration was held on 20th of July 2022. So on July 20th, 1969, Neil Armstrong and Buzz Aldrin became the first humans on the moon, with Armstrong's famous words, "The Eagle has landed." So the day promotes international cooperation in the peaceful use of outer space. The UNOOSA, or United Nations Office for Outer Space Affairs, leads global efforts for space cooperation. The foundation of peaceful space activities was led by the Outer Space Treaty 1967, also called the Magna Carta of Space. So the treaty promotes exploration of the moon and celestial bodies for peaceful purposes only. So आप ध्यान रखेंगे आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 को मैग्ना कार्टा ऑफ स्पेस के नाम से भी जाना जाता है, और इंटरनेशनल मून डे जो है ये हम सेलिब्रेट करते हैं 20th ऑफ जुलाई को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Government launches Automotive Mission Plan 2047 to make India a global auto hub. So how many subcommittees will be formed? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत को वैश्विक ऑटो हब बनाने के लिए सरकार ने ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 को लॉन्च किया है। आपको बताना है कि इसके लिए कितनी उप समितियां बनाई जाएंगी। आपके ऑप्शंस हैं 3, 5, 7 या फिर 9। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो टोटल जो उप समितियां बनाई जाएगी उनकी संख्या होगी 7। आप देख सकते हैं The Government of India has launched the Automotive Mission Plan 2047, and its objective is to make India a global leader in the automotive sector by 2047. So the focus areas include innovation, sustainability, exports, and digital transformation. Milestones will be set for the year 2030, 2037, and 2047 for structured sectoral growth. So it aims to increase India's share in global automotive trade via high quality, advanced products, and strategy will be industry led and government supported, ensuring real world practicality. So it encourages technology neutrality, not favoring specific companies or technologies, also focuses on green mobility and expanding EV charging infrastructure. So ये एक collaborative approach है and policies to be shaped with stakeholders inputs. So 7 subcommittees will be formed with the members from ministries, industry, academia, etc.
And the subcommittees will set objectives, framework, and sectoral targets, guide phased development till 2047, and also emphasize exports, innovation, digitalization, and value chain enhancement. Next question की ओर. Consider the following statements with respect to Russia's S-400 missile system. So यहाँ पर रूस की जो S-400 मिसाइल प्रणाली है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ मोबाइल एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम. सेकेंड, it is capable of firing 3 types of missiles to create a layered defense. And third, the system can engage all types of aerial targets, including aircraft, unmanned aerial vehicle, and ballistic and cruise missiles. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं. आपको बताना है रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट नहीं है, तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. आप देख सकते हैं Russia's S-400 missile system is a mobile surface-to-air missile system designed by Russia, and it is the most dangerous operationally deployed modern long-range surface-to-air missile in the world, considered much ahead of the US developed terminal high altitude area defense system, जिसे हम थर्ड मिसाइल सिस्टम के नाम से जानते हैं. So it integrates a multifunction radar, autonomous detection and targeting systems, anti-aircraft missile systems, launchers, and command and control center. So it is capable of firing 3 types of missiles to create a layered defense, and the system can engage all types of aerial targets, including aircraft, unmanned aerial vehicles, and ballistic and cruise missiles within the range of 400 km at an altitude of up to 30 km. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Where was the first campus of Indian Institute of Creative Technology inaugurated? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिसर जो है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया. आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर अहमदाबाद. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो ये इनॉग्रेट किया गया है मुंबई में. आप देख सकते हैं यूनियन I&B Minister Ashwini Vaishnav and Maharashtra CM Devendra Fadnavis inaugurated the first campus of the Indian Institute of Creative Technology in Mumbai. So campus is located at the NFDC complex with another new campus planned in Film City. IICT will offer advanced training in VFX, post-production, XR, gaming, animation, and courses are in collaboration with the Google, Meta, Microsoft, and Apple.
So the first batch will include 300 students, professionals, and trainers in AVGC XR. For NVSET, WAVES has become a global movement and IICT will enhance India's creative economy. So an MOU was exchanged between Parasit Bharati and the Maharashtra Film, Stage and Cultural Development Corporation to build a film and TV media hub. So this duo also inaugurated WAVES Bharat Pavilion at Gulshan Mahal, launched IICT logo and 17 industry-aligned courses. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which edition of Symbics was held in 2025? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2025 में सिम्बिक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया. आपके ऑप्शंस हैं 31st, 32nd, 33rd या फिर 34th. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो 2025 में जो सिम्बिक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया ये 32nd एडिशन रहा है. आप देख सकते हैं Symbics 2025 32nd edition of India-Singapore Naval Exercise, and it was started in 1994, focused on maritime cooperation and interoperability. So it aligned with India's Act East policy and Sagar vision. So Indian Navy deployed INS Delhi, Satpura, Shakti, and Kiltan, and the key drills include research and rescue, HADR, communications, and naval operations. So it coincides with the 60th anniversary of India-Singapore ties, and it aims to counter piracy and enhance Indo-Pacific readiness. Also reflects India's active role in ASEAN maritime cooperation. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Akash Prime missile is classified as which of these? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो आकाश प्राइम मिसाइल है वो इनमें से क्या है या इनमें से किससे संबंधित है. आपके ऑप्शंस हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, क्रूज मिसाइल या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो आकाश प्राइम मिसाइल जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है. आप देख सकते हैं. सो रिसेंटली India achieved a significant milestone by successfully destroying two aerial high-speed unmanned targets at high altitude in Ladakh by Akash Prime. So it is an upgraded variant of the Akash missile system designed for improved performance in high-altitude regions and extreme weather conditions. So it is a medium-range surface-to-air missile platform, and it is designed to protect mobile, semi-mobile, and static military installations from a range of aerial threats. Its key upgrade is an indigenous radio frequency seeker, and this allows it to beam out radio signals and home in on targets during the final phase of its flights. So this missile system is capable of targeting objects at a range of around 25 to 30 kilometers. And the other key enhancement in Akash Prime ensure more reliable performance under low temperature environments at higher altitudes. So आप ध्यान रखेंगे आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है.
सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।